आज जो हमारा लेक्चर है, पहले उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन कुछ करेंगे कि कोई एंटी बनाने के लिए किस बंदे को क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा आप अगर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है, आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने पास इन हैंड होनी चाहिए कि आपके पास एंटी बनाने की एक्सेस हो सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनटीएन क्या है? एनटीएन बेसिकली यूनिक आईडी है जो एफबीआर इशू करता है हर एक इंडिविजुअल को, एओपी को या कंपनी और एओपी को 7 डिजिट एक एनटीएन इशू होता है। और जो सीएनआईसी है एक बंदे का, अगर वो एफबीआर के पास जाता है उसका सीएनआईसी उसका एनटीएन डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो सिर्फ जाके एफबीआर के पास रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मेरा ये सीएनआईसी है, मैं एफबीआर के पास रजिस्टर होना चाह रहा हूँ। उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है और उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसकी ईमेल एड्रेस पे उसको मिल जाता है। उसके बाद से उसका सीएनआईसी ही उसका एनटीएन बन जाता है। 2016 से पहले पहले एक ये रूल था कि हर इंडिविजुअल को भी एक एनटीएन इशू होता था 7 डिजिट। उसके बाद एक एसआरओ आया, एफबीआर ने एक एसआरओ इशू किया, उस पर कहा कि हमारा सिस्टम जो है वो नादरा से लिंक कर दिया गया है। अब जो इंडिविजुअल है उसका सीएनआईसी ही उसका एनटीएन है, सिर्फ उसको आगे फॉर्म फिल करना है कि वो अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवा ले, तो उसका सीएनआईसी हम अपने सिस्टम में एज ए एनटीएन एक्टिव कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें एओपी की और कंपनी की, तो एओपी और कंपनी जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि इंडिविजुअल है उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नादरा के रिकॉर्ड में सारी अवेलेबल होती है, सारा उसका डाटा जो है वो वेरीफाइड होता है नादरा से, एफबीआर का सिस्टम जो है लिंक्ड है। लेकिन इंडिविजुअल एओपी क्योंकि एक लिविंग पर्सन नहीं है, उसको चलाने वाले कुछ लोग बैठे हैं जो कि लिविंग पर्सन है, तो उनका तो सीएनआईसी एज एंटी रजिस्टर हो गया। लेकिन जो कंपनी है या ओपी है उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इस कंपनी डायरेक्टर्स कौन है, इसका पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है इस फर्म के पार्टनर्स कौन है। तो अगर कंपनी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे कि उनके बिहाफ पे कंपनी के सारे टैक्स के मैटर्स हैं ये बंदा डील करेगा, और जाके एफबीआर को जो भी एनटीएन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जाके अपनी अंडरटेकिंग दे के आएगा और एनटीएन के लिए अप्लाई कर देगा। इसी तरह ही फर्म अगर है तो फर्म के पार्टनर्स सारे मिलके किसी एक पार्टनर को नॉमिनेट कर लेंगे कि हमारे फर्म के बिहाफ पे ये बंदा एफबीआर में जाके डीलिंग करेगा और एनटीएन बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेगा। तो एनटीएन बनाने के लिए एओपी कंपनी के लिए किसी एक बंदे का अपने लोकल जो भी टैक्स हाउस है, जिस जिस रीजन में या जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस रजिस्टर किया हुआ है, वहाँ विजिट करना लाजमी है। उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम हो जाता है कि आपको जब विजिट करते हैं तो आप एक बायोमेट्रिक वहाँ जाके होता है आपका, उसके बाद आपको सीएनआईसी वगैरह दिया जाता है जो बंदा जिसके बिहाफ पे कंपनी या एओपी को एनटीएन इशू हो रहा होता है। तो उसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी प्रोवाइड की जाती है, फोन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो एनटीएन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया कि क्या एनटीएन क्या होता है और उसका क्या तरीका है। अब फर्स्ट स्टेप जो है फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न इज टू रजिस्टर योरसेल्फ विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और वो रजिस्टर करवाने का क्या तरीका है कि फॉर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू आईआरआईएस पोर्टल, जबकि प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एओपी एंड कंपनी नीड्स टू विजिट रीजनल टैक्स ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिसर मैंने आपको बताया वो है जो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नॉमिनेट किया है, ये एक पार्टनरशिप के जो अगर 3-4 पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर किसी एक पार्टनर को अपना प्रिंसिपल ऑफिसर नॉमिनेट किया। उसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जितनी भी डीलिंग्स होंगी एफबीआर से वो बंदा उसको डील करेगा और वो उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा कंपनी का या एओपी का। अब यहाँ पे जाके अगली बात वो कर रहा है, कुछ बेसिक चीजें बता रहा है हमें। An individual, a company, an AOP or foreign national shall be treated as registered when they are e-enrolled on the IRS portal. E-enrollment with FBA provides you with a national tax number or registration number and password. In case of individual, उसका 13-digit CNIC and CNIC will be used as NTN or registration number. NTN or registration number of AOP and company is 7-digit NTN received after enrollment. जो अभी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं उसको यहाँ पे उसने वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो 7 डिजिट एनटीएन है वो कंपनी एओपी का होगा, जो 13 डिजिट सीएनआईसी है वो एक इंडिविजुअल का एनटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब आगे बात आती है कि आपको रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने पड़ते हैं या कोई एविडेंस देना पड़ता है कि आपका सीएनआईसी नंबर या आपका जहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस है उसकी ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट है। अगर आप वहाँ पे किराएदार हैं तो फिर उसका रेंट डीड है। अगर आप बिजनेस के तौर पर रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को तो बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल देनी होती है, अपने यूटिलिटी मीटर की बिल देनी होती है जो आपका बिजनेस प्रीमिसेस है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक इंडिविजुअल को
जब ई एनरोलमेंट करवानी होती है आईआरएस पे जाके, तो उसके पास ये वाली जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये उसके पास इन हैंड होनी चाहिए, उसको तैयार होनी चाहिए, उसको पता हो कि ये सारी चीजें उसकी कहाँ पे है। सबसे पहले तो उसका सीएनआईसी होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, नाइकॉप होना चाहिए, क्योंकि यही इन इसकी नंबर की बेसिस पे ही पहला स्टेप आता है कि आपको वहाँ पे जो एनटीएन बनाने का तरीका है, फर्स्ट स्टेप पे आपका वो इसमें से कोई एक नंबर आपको वहाँ एंटर करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास सेल फोन नंबर होना चाहिए जो उस वक्त आपके पास हो, आपके इस्तेमाल में हो, क्योंकि उस पर कोड रिसीव होगा वेरिफिकेशन का। जो कोड आप जब एंटर करेंगे एफबीआई की वेबसाइट पे, तो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और आपकी ईमेल एड्रेस पे भी कोड आएगा। दोनों जब कंफर्म कर देंगे तो आपका एनटीएन रजिस्टर हो जाएगा। थर्ड पे आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी वो हो जो जिस वक्त आप एंटिंग बना रहे हैं उस वक्त आपका एक्टिव हो। मतलब आप जब वहाँ पे डिटेल्स अपनी पंच करें और सबमिट पे क्लिक करें, तो आपको कोड जो आएगा वो आप उसी वक्त वहाँ एंटर करेंगे। उसका कुछ 1-2 मिनट का टाइम लैप्स होता है, अगर आप उसके अंदर कोड एंटर नहीं करते तो वो फॉर्म दोबारा से सारा फिल करना पड़ता है। तो इस वजह से दोनों चीजें हमारे पास रेडी टू यूज होनी चाहिए कि उस पर जो भी कोड आए वो हमें उस वक्त रिसीव हो जाए। नेशनलिटी आपको पता है कि आपकी सीएनआईसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका नेशनलिटी क्या है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपको पता हो कि आप जहाँ रह रहे हैं, क्या वहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस देना होता है, कि ये वो एड्रेस होता है जिसके ऊपर आपको एफबीआर से जो भी कम्युनिकेशन होती हैं, थ्रू लेटर है या थ्रू ईमेल है या थ्रू आपका जो आईआरएस के ऊपर आपको पोर्टल मिलता है उसके ऊपर एक्सेस आती है, वो उसके अंदर अगर कोई आपको इन बाय हैंड कोई चीज डिलीवर करवाना चाह रहा है, कोई लेटर, तो वो इस एड्रेस पे करेगा। अकाउंटिंग पीरियड, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और रिटर्न फाइल करना चाहें, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 जुलाई से 30 जून जो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है वो होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशल टैक्स ईयर भी अलाउ किया जाता है। स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में जुलाई से लेके जून तक जो पीरियड है एक साल का, वो नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। अगर कोई बंदा है, कंपनी है या एओपी है, वो चाह रहा है कि उसके बिजनेस की नेचर ऐसी है कि उसको जनवरी से दिसंबर शूट करते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो उनका नॉर्मल टैक्स ईयर जो होता है उसका उनका स्पेशल टैक्स ईयर होता है जनवरी से दिसंबर। मतलब वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं जनवरी से दिसंबर की रेवेन्यू के मुताबिक, वो जुलाई से जून नहीं चल रहे होते। तो उनको कमिश्नर को लेटर लिखना पड़ता है कि आपने इस लॉ के अंदर मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि मैं अपना स्पेशल टैक्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो उसके ऊपर वो अप्लाई करता है, तो कमिश्नर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद, तसल्ली करने के बाद उसको स्पेशल टैक्स ईयर को अलाउ कर देता है। और उनका भी पोर्टल के ऊपर टैक्स ईयर का पीरियड जो आ रहा होता है, जुलाई से जून नहीं आता, वो जनवरी से दिसंबर आता है, या जो भी पीरियड वो सेलेक्ट करना चाहें वो आता है। इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, आपका अगर आप बिजनेस इनकम के तौर, बिजनेस इंडिविजुअल के तौर पे रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो आपका बिजनेस का नेम आपको पता हो, मतलब आपने उसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया हो। उसके बाद बिजनेस एड्रेस आपके पास हो, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी आपको पता हो कि आप क्या बना के बेच सकते हो, उसकी डिटेल भी वहां पे एंटर करनी होती है। उसके अलावा नेम एंड एनटीएन ऑफ एम्प्लॉय, केस ऑफ सैलरी इनकम, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर का नाम और एनटीएन पता होना चाहिए। अब कुछ लोगों को अपने एम्प्लॉयर का एनटीएन नहीं पता होता, तो एफबीआर ने वहाँ पे ऑप्शन दी हुई कि आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। तो आप नाम सर्च करके आपको पता चलेगा कि उसका एड्रेस वगैरह आ रहा होता है, तो आप वहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि एक से ज्यादा नाम के भी डिफरेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं। कंपनी तो शायद एक से ज्यादा नाम की नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। लास्ट में आता है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी में, अगर आप प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टीज और आप रेंट पे दी गई और आप एफबीआर के पास रजिस्टर होने जा रहे हैं, एनटी बनाने जा रहे हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी इनकम को रजिस्टर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टीज का एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो था हमारे पास इंडिविजुअल का कि आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हैं, अपने इंडिविजुअल रजिस्टर होना चाह रहे हैं एफबीआर के पास, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सारे तैयार करने हैं अपने पास। अगला हमारे पास आ रहा है कि अगर आप एज अ कंपनी या एओपी अपनी फर्म को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो इसका क्या तरीका है। तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट तैयार की गई है जो आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए जब आप एनटीएम बनाने जाएं, क्योंकि आपका जो बंदा है वो विजिट करेगा, आपका अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वहां विजिट करेगा एनटीएम बनाने के लिए एओपी कंपनी का। तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी या एओपी का नाम पता होना चाहिए। आप लोगों को आवाज सही नहीं आ रही है, जूम स्क्रीन का कोई मसला है, मैसेज चैट में कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज का मसला है, किसी और को भी मसला है, किसी एक का ही मसला नहीं। है ये। नो सर, आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, कुछ शाहिद साहब आप अपना कनेक्शन चेक करें, हमारी तरफ से तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, स्क्रीन भी क्लियर है और आवाज भी क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको नाम
और अपने कंपनी का अगर नाम है या एओपी का नाम है वो पता होना, जिसका मतलब है कि आपका कंपनी का नाम है तो एससीपी के पास आपके पास एक रजिस्ट्रेशन लेटर होगा, या अगर आप एओपी हैं तो आपके पास पार्टनरशिप डीड होगी जिसके ऊपर आपका वो रजिस्ट्रेशन होगी कि ये पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनर्स हैं, इस पार्टनरशिप फर्म का ये नाम है, उसके ये पार्टनर है, उसका डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके जाना है। बिजनेस नेम आपका आ जाएगा, एससीपी के डॉक्यूमेंट में बिजनेस नेम लिखा होगा। उसके बाद बिजनेस एड्रेस, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस को आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं वो होगा, क्योंकि इसी एड्रेस के ऊपर एफबीआई आपसे फ्यूचर में कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। अगर वो इन हार्ड कॉपी को लेटर भिजवाना चाहते हैं तो वो इस एड्रेस पे भेजेगा। अकाउंटिंग पीरियड, वही बात है कि अगर आप अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, कंपनी एओपी के अकाउंट्स लाजमी बनते हैं, और कुछ एओपी जो है वो अपना ऑडिट भी करवाती हैं, कुछ नहीं करवाती, लेकिन कंपनीज का ऑडिट तो मैंडेटरी होता है, तो वो करवा ही रही होती है। तो उनको पता होता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर चूज करना है तो वो जुलाई से जून ही अपने अकाउंट बनाती है, लेकिन अगर कोई और टैक्स पीरियड भी चूज करना चाहती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई एन एप्लीकेशन टू कमिश्नर के हम कैसे टैक्स यूज करना चाह रहे हैं, उसके पीछे ये जस्टिफिकेशन है। जैसे हमारे शुगर के इंडस्ट्रीज हैं, जो शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो ईयर एंड चलता है वो सितंबर ईयर एंड होता है। मार्च में उनका हाफ ईयर होता है, सितंबर में उनका एनुअल ईयर एंड होता है, क्योंकि उनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है उसका उस हिसाब से उसको उन्होंने किया हुआ है कि हमारी जो फसल है या जो किसान उनके पास आते हैं गन्ने वगैरह लेके, उनकी पीरियड चल रहा होता है, उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हमारा सारी शुगर इंडस्ट्रीज का सितंबर ईयर एंड होता है, दिसंबर या जून नहीं होता, तो उनको स्पेशल टैक्स से अलाउ किया जाता है। बिजनेस का फोन नंबर हो, जैसे ऊपर यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना है, इसी तरह यहाँ पे कुछ सिम बिजनेस के नाम पे इशू हुई होती है, ये किसी बंदे के नाम पे भी हुई हो, लेकिन आपने वो नंबर वहां पे देना है, क्योंकि उस पर आपको एक कोड रिसीव होगा। ईमेल एड्रेस इसी तरह ही आपकी फर्म की या आपकी कंपनी की कोई एक यूनिवर्सल आईडी हो, जिसको जैसे info@, या कोई भी बना सकते हैं आप, helpdesk@, जिसके ऊपर आपको कोड बेसिकली रिसीव हो जाए जिस टाइम आप एफबीआर के पास जा रहे हैं, और आपको इजीली एक्सेस हो कि आप कोड वहां पे जो आपको रिसीव हो आप उस बंदे को बता सकें जो एफबीआर टैक्स हाउस में आपका कैंटीन रजिस्टर कर। सेल फोन नंबर और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, आपका जो बंदा वहां पे विजिट करने जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, उसका सेल फोन नंबर उसको प्रोवाइड करना होगा। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, आप जो बिजनेस करें, आप अगर फर्म है सर्विसेज दे रहे हैं, या अगर आप ट्रेडिंग फर्म है और चीजें बेच रहे हैं, खरीद के आगे बेच रहे हैं मार्जिन रख के, या अगर आप कंपनी है तो आपको पता हो कि आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है। एक कंपनी की या एक फर्म की एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है रेवेन्यू कमाने की, लेकिन एक प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी जो उसका मेजर रेवेन्यू का पोर्शन कवर कर रहा होगा, तो वो चीज आपको उसको बतानी होगी आपके प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है। एड्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगाई हुई है किसी चीज की, तो उसका आपने एड्रेस देना है। या फिर अगर आप एक से ज्यादा आपकी ब्रांचेज हैं ऑफिस की, जैसे होता ही है कि कई शहरों में ब्रांचेज होती हैं, जैसे बेकरीज हैं, हमारी जो शू की आउटलेट्स हैं, कपड़ों की आउटलेट्स हैं, कि पूरे मुल्क में डिफरेंट शहरों में ब्रांचेज हैं, तो उनको कोई एक प्रिंसिपल एड्रेस देना होता है कि एफबीआर अगर कोऑर्डिनेट करना चाहे किसी भी शहर से रिलेटेड क्यूरी के लिए, तो एक हेड ऑफिस टाइप होता है कि आप पूरे मुल्क में कोई भी चीज पूछना चाहेंगे तो इस हेड ऑफिस में जाके आप लेटर डाल दें, जो भी कोई क्यूरी होगी एफबीआर की वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो वो एफबीआर आपसे प्रिंसिपल एड्रेस मांग रहा है कि आपके हेड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा। कंपनी टाइप आप बताएंगे कि आप पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड है, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप हॉस्पिटल है, सोसाइटी है, क्या है, मतलब यूनिट ट्रस्ट है, तो सारी चीजें आपको उसको बतानी होगी कि आपका कंपनी की टाइप क्या है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस डेट पे आपने एससीपी के पास अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, वो डेट, या अगर आप पार्टनरशिप कंपनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप डीड सबमिट करवानी होगी। आगे लिखा भी हुआ कि एससीपी के पास एक ऑपरेशन सर्टिफिकेट देना होगा या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, पार्टनरशिप डीड देनी होगी केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, तो पार्टनरशिप डीड इन केस फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट करनी होती है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, या पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिफरेंट पार्टनर्स ने एग्रीमेंट करके आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्ट डीड, अगर आप ट्रस्ट हैं, जैसे कोई प्रोविडेंट फंड है या ट्रस्ट वगैरह बना हुआ है, सोसाइटी बनी हुई है, या कोई वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है एजुकेशन के लिए या स्कूल के लिए, तो उसकी ट्रस्ट डीड होती है कि उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन है, मतलब उसको चला कौन रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट कौन लोग हैं। जिस तरह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें ट्रस्ट के एक ट्रस्टीज होते हैं जो उसके फंड्स वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सोसाइटी, नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विद सीएनआईसी और एनटी एंड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डायरेक्टर। अब ऊपर सारी चीजें तो कंपनी के बारे में थी या प्रिंसिपल ऑफिसर के बारे में थी, नीचे जो वो एक लिस्ट दे रहा है वो दे रहा है कि कंपनी है अगर आप, या अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको अपने डायरेक्टर या पार्टनर्स की डिटेल देनी है, या फिर मेजर शेयर होल्डर्स
जो 10% ज्यादा आपके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, उनकी भी आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको नाम बताना है, सीएनआईसी बताना है, कितने परसेंट शेयर्स हैं ये बताना है। ठीक है, तो अगला हमारे पास आता है कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर बैठ के कोई कंपनी आपने खोली हुई है और उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान से बाहर है, और आप पाकिस्तान में भी उसकी एक इंडिविजुअल कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि आप पाकिस्तान में जिस तरह नेस्ले है या पेप्सी है, पेप्सी एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके हेड ऑफिस किसी और कंपनी में है, लेकिन पाकिस्तान में भी वो बैठ के डिफरेंट रेवेन्यू अर्न कर रहा है, अपनी चीजें बना के बेच रहा है, और उसके डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस हैं जिसमें स्नैक्स भी हैं, ड्रिंक्स भी हैं, सारा कुछ आ जाता है। तो परमानेंट सबमिशन का मतलब ये है कि उसका हेड ऑफिस बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिस है वो भी एक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, और वो अपना अकाउंट्स बना रहा है, अपने रेवेन्यू अर्न कर रहा है, तो उसको ये डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सारी सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है कि अपने एड्रेस के बजाय बाहर का एड्रेस दे देना है। फोन नंबर आपको वो देना है जो आपका पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, क्योंकि आपको लोकल एफबीआर की तरफ से लोकल एसएमएस रिसीव होगा, तो आपका फोन नंबर भी लोकल ऑफिस का ही देना। प्रिंसिपल एड्रेस आपका एक तो पाकिस्तान का भी आएगा, हेड ऑफिस जो होगा वो बाहर का होगा, और प्रिंसिपल एड्रेस जिसपे एफबीआर आपसे करेगा कोऑर्डिनेशन, वो आपका पाकिस्तान का होगा। इसी तरह ही यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, अपने अपना रेवेन्यू अर्न कर रही है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स देगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि आप एक बाहर की कंपनी है आपकी, यहाँ सिर्फ आपने उसका कॉल सेंटर ओपन किया हुआ है या आप सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के कोई पैसे नहीं कमा रहे, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपका सपोर्ट स्टाफ बैठा है, इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाता है, या आपका आ जाता है वो क्या कहते हैं कॉल सेंटर आ जाता है, कि जो आपका बैक ऑफिस हैं वो सिर्फ यहाँ पे हैं। आपका कोई रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान में नहीं हो रही, सिर्फ आप अपनी कंपनी को या फर्म को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं बीआर में, कि कल को हो सकता है कि आपको कोई अपनी रजिस्टर करवाना पड़ जाए, कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, तो आपके पास एनटीएन के मसले ना है, तो उस केस में भी आपको ऑप्शन दी गई है कि आप अपनी कंपनी को नॉन रेजिडेंट के तौर पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट सारी सेम है, सिर्फ टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है बाहर का जो फॉरेन कंट्री है उसने इशू किया होगा वो आपको देना होगा। प्रिंसिपल एक्टिविटी बतानी होगी कि बाहर मुल्क बैठ के आप क्या काम कर रहे हैं, जो आप जिसके लिए आपने पाकिस्तान में एक बैक ऑफिस बनाया हो। सिर्फ बैक ऑफिस होगा, कोई उस पर रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी। अच्छा, अभी आगे जाके हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं कि यहाँ पे जो चीज थ्योरेटिकल डिस्कस की है वो इनफ है, आगे जाके जो लिखा हुआ है वो आप वहां जाके प्रैक्टिकली देखेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ओरिएंटेशन में बताया कि अगर आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करना चाह रहा है तो वो अपना एंटीन बनाने के लिए हमें अपनी डिटेल्स बेशक मुझे पर्सनली फॉरवर्ड कर दे, तो हम उसको बना दें एंटीन। वरना पे मेरे पास एक जो भी आईडी पड़ी हुई जिसका एंटीन पहले से बना होगा, लेकिन उसका प्रोसेस मैं आपको गो थ्रू कर दूँ कि अगर बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं। तो वो वॉलंटियर करना चाहेगा तो प्लीज मैसेज बॉक्स में आके मुझे बता दें। जी समद आप बताएं क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आपका नाम लास्ट सर टाइम मेरा बताया सवाल, था। सर इमाद नाम है मेरा, जी ऐसे इमाद, सैयद जी इमादुद्दीन। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम सर इंडिविजुअल की तो ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ना, एनटीएन हम्म, की, तो हम्म, आया हम एओपी और कंपनी की भी ऑनलाइन कर सकते हैं या इसके नहीं लिए हमें एफबीआर के ऑफिस ही जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे देखें ऊपर ये लिखा हुआ है, आपको मैंने अभी बताया कि सिर्फ इंडिविजुअल है जो कि एफबीआर के पास जाके ऑनलाइन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंडिविजुअल कैन रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू आईआरएस पोर्टल वेयर एज प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एओपी कंपनी नीड्स टू विजिट रीजनल टैक्स ऑफिस। आपका कंपनी या फर्म का बंदा कोई जाएगा तो आपका एंटिटी बनेगा, वो घर बैठ के नहीं बना सकता, कंपनी में बैठ के खुद से नहीं बना सकता ऑनलाइन। इसकी रीजन ये है ना कि देखें कंपनी या एओपी की ठी- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई होती, वो इंडिविजुअल की हुई होती है, इसके लिए उसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कि मैं अपनी जो मेरा एक डमी एक है आईडी उससे मैं आपको बना के दिखा दूं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुझे खुद ही कर लेना चाहिए, तो मैं सर आपके साथ। सर जी मैं कर देता सर, लेकिन एनटीएन बना वैसा चलिए कोई बात ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये आपको ये गूगल क्रोम की स्क्रीन में नजर आ रही होगी, मैंने एक एनटीएन मेरे पास ईएनआईसी था, उसमें मैंने लॉग इन किया है, और जी तो मैंने सीएनआईसी के ऊपर लॉगिन किया है, और इसका मैं अगर तरीका देखना चाहूँ तो
हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। अगर आप देखिए आपके पास लॉगिन नहीं होगा, आप क्या करेंगे, मैं लॉग आउट करता हूँ। आप क्या करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी, अपना माइक प्लीज ऑन ऑफ कर दें, ये जो इजाज इजाज सब अपना माइक ऑफ रखें आप। अच्छा, ये आपने जब irs.fbi.gov.pk पे जाना है, ये वेबसाइट है आपकी, इस पे जब आप जाएंगे प्रेस एंटर, ये आपका ये पेज सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन इन ग्रीन, एक टैब बनी हुई है। अगर आपके पास एनटी नहीं है तो ये आपके लिए ये टैब है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब आगे आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो गया, इसको आपको फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एसएमएस और ईमेल पे कोड रिसीव होंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके क्या इन्फॉर्मेशन हमसे वो मांग रहा है। तो यहाँ पे जो सीएनआईसी नंबर है वो हमसे वो मांग रहा है कि आप अपना सीएनआईसी नंबर बताएं जो आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं एफबीआर के पास। तो मेरे पास जो सीएनआईसी है मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, करंट पे वो मैं देखेंगे भी कि हमें मैसेज देगा कि ये आपका सीएनआईसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन हम सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए देखना चाह रहे हैं कि किस तरह करेंगे। तो मैं सीएनआईसी एंटर कर रहा हूँ 3520187536, ठीक है। ये सीएनआईसी एंटर कर लिया, आप अपना सीएनआईसी यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप जो भी, अगर फीमेल है तो वो मिस्टर मिसेज मिस जो भी लिखना चाहें अपने प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैंने पहले यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो वहीं पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका टेलीफोन जो सर्विस प्रोवाइडर है, सेलफोन नंबर जिसका आप देंगे उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो वो कंपनी सेट करेंगे। मोबाइल नंबर में यहाँ पे, अब आप मोबाइल नंबर का फॉर्मेट देखें, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 0092 से आपने अपना नंबर स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्चुअल नंबर तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर डाल दिया, उसके बाद आपने कंफर्म करना है दोबारा, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि वो एफबीआर ये वेरीफाई करना चाह रहा है कि आपने गलती नहीं की, टाइपिंग एरर नहीं की, क्योंकि इसका आपको कोड रिसीव होगा। अगर आपने यहाँ पे टाइपिंग एरर किया होगा, नंबर गलत डाल दिया हो, तो कोड आपको मिलेगा नहीं, तो एंट्री बनाने में मसला है। इस वजह से वो दोबारा वेरीफाई करना चाह रहा है आपसे, दोबारा नंबर एंटर करवा के। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो वो पेस्ट करने नहीं देगा आपको, ठीक है। इसी तरह यहाँ आपने ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे मैंने abc@gmail डाल दिया। सेम दोबारा ये मैंने डाल दिया यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कि मैंने सेम डाल दी। अगली इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ये आपकी थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपकी सीएनआईसी है, आपका नाम है, आपका सेलफोन नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस, ठीक है। आगे आता है कि आपने उसको एड्रेस बताना है जिसके ऊपर आपसे वो कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। अभी हमने देखा कि आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है या बिजनेस एड्रेस देना है, दोनों में से कोई एक एड्रेस देना है आपको। तो अगर आप सैलरी इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, या आपने आपका बिजनेस नहीं है, सिर्फ आपकी या तो प्रॉपर्टीज आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं या आप सैलरी कमा रहे हैं, तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। अगर आप एज बिजनेस इंडिविजुअल या कंपनी या एओपी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आप अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी डालेंगे या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी डालेंगे। अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आपका स्कूल है तो एजुकेशन प्रॉपर्टी डाल देंगे, हॉस्पिटल है तो हेल्थ डाल देंगे, नेशनल प्रॉपर्टी आ जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिलीजियस प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रोजेक्ट्स हैं, मिक्स यूज है डिफरेंट। अगर आपको आइडिया नहीं है कि एक ही जगह पे डिफरेंट ऑफिस बने हुए हैं, लेकिन बिल्डिंग एक है, उसके अंदर ऐसा होता है कि शेयर्ड ऑफिस होते हैं, कि एक बिल्डिंग में अंदर स्पेस दी होती है, डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट फ्लोर्स दिए होते हैं। तो आप उसमें मिक्स यूज कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट यूज हैं, हो सकता है उसके अंदर फ्लैट्स भी हो, कमर्शियल यूज भी हो, अंदर कोई भी जो एक्टिविटी हो रही सकती है। तो यहाँ मैं अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी की आपने टाइप सेलेक्ट करनी कि आपका अपार्टमेंट है, बेंगलो है, कैबिन है, कैंप है, क्या चीज है, हाउस है, फ्लैट है। तो मैं यहाँ पे हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके मुताबिक जो भी आपकी रेलिवेंट नियरेस्ट ऑप्शन हो गया वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यूनिट बताना है कि आपका जो घर है या जो भी है वो कितने मरले में है, किनाल में है, स्क्वायर फुट। कराची में यूजली फ्लैट सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे स्क्वायर फुट या स्क्वायर यार्ड के मुताबिक चल रहा होता है। जो पंजाब के एरियाज हैं वहाँ पे किनाल या मरला में चल रहा होता है, तो मैं यहाँ पे मरला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया में यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने। अब आपने यहाँ पे अपने घर का नंबर डाला है, मैंने यहाँ पे 517 डाल दिया, मैंने एक जूम किया हुआ है। स्ट्रीट आपने डाल दिया, आपने बेसिकली अपना एड्रेस बताना है घर का, और एरिया डाल दिया ये। सिटी जाके आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने सर्च किया लाहौर, सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लाहौर के डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं, रीजन जो भी उसके इलाके हैं उसके। आपके पास अगर जो आपका इलाका है अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज नीचे जाके सिंपल एक लाहौर के ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट उसने ऑटोमेटिकली फिल कर लिया। कैपेसिटी अगर आपने आगे लिखनी है
कि ये जो प्रॉपर्टी आपके ऊपर लिखी है, इसका एड्रेस दिया, डिटेल दी है, इसमें आप एज एन ऑनर रह रहे हैं या आपने किराए पे जगह ली हुई या आपने फ्रेंचाइज, अगर आप देखिए बिजनेस कमा रहे हैं, बिजनेस इनकम करें तो बिजनेस इनकम यूजुअली जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज होती हैं उन्होंने लीज पे या फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करके वो जगह ली होती है जिसको वो अपना काम कर रही है। यहाँ हो सकता है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आप जो भी रेलिवेंट आपकी फील्ड है, जो भी ऑप्शन आपके रेलिवेंट बन रही है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आगे आपने बताना है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो उसमें कितना परसेंट आपका शेयर है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देख के, या तो वो ट्रांसफर लेटर होगा, ट्रांसफर आपके जो होता है डॉक्यूमेंट, या फिर आपके पास फाइल होगी जिसके अंदर लिखा होगा सेल डीड होगी, या जो भी होगा एग्रीमेंट टू सेल होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि हम ये प्रॉपर्टी जो है इस बंदे को बेच रहे हैं, इस बंदे ने इतने पैसे पे किए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जो भी सारी डिटेल लिखी होती है। उसमें अगर एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखा हुआ है तो जितने लोगों का नाम है उसको आप डिवाइड कर देंगे इक्वल शेयर्स में। 2 लगा तो यहाँ 50 लिख देंगे, 3 है तो 33.33 लिख देंगे, या राउंड नंबर में लिखे 33 लिख देंगे। अगर आप सिंगल ऑनर है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर आप यहाँ पे किराएदार हैं या फ्रेंचाइजी हैं या सिर्फ आप वहां पे रह रहे हैं, लेकिन आपके अपना हो सकता है ना कि आपका आपके फादर के नाम पे घर है लेकिन आप वहां पे रह रहे हैं, तो आप ऑक्यूपेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो घर तो आपके नाम पे नहीं है लेकिन रह आप वहां पे रहे हैं, तो आप उसको ऑनर सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे ऑक्यूपेंट लिखेंगे। आप यहाँ पे रिहाइश है, ना आप किराएदार हैं ना फ्रेंचाइजी हैं, सिर्फ आप वहां पे रह रहे हैं, तो आप ऑक्यूपेंट सेलेक्ट करके अपना शेयर यहाँ पे आप 100 डाल देंगे कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ऑक्यूपेंट में आपको 100% शेयर डल जाएगा। अगर आप किराएदार हैं तो रेंट एग्रीमेंट में देखा जाएगा कि इस रेंट एग्रीमेंट कितने लोगों के नाम पे हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट 3-4 लोगों के नाम पे हो, 2 लोगों के नाम पे हो, कि 2 लोग मिलकर रेंट दे रहे हैं, दोनों का नाम वहां पे एंटर कर दिया गया। 2 फैमिलीज रह रही, दोनों फैमिलीज की जो हेड हैं उनका नाम वहां एंटर कर दिया गया। तो अगर एक ही नाम एंटर है तो आप 100 लिख देंगे। मैंने यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट किया, 100 यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने नीचे जाना और ये सिक्योरिटी चेक आ रहा है जो मुझे एंटर करने को बोले W25N, ये मैंने एंटर करना है WQ5N। सबमिट पे क्लिक किया जब मैंने, वो मुझे क्या कह रहा है, प्रोवाइड अनदर ईमेल एड्रेस एज गिवन, ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी बीन एंटर्ड। चलेंगे ईमेल एड्रेस हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं जी ab.c कर लेते हैं ताकि कुछ चेंज आ जाए, ab.c। इसके बाद दोबारा एंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास CNIC है, वो पहले से एंटेन उसका बना हुआ है, मतलब वो FBR के पास रजिस्टर्ड है। तो पहला चेक उसने लगाया कि आपका फोन नंबर या ईमेल एड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए किसी बंदे का भी। तो ये भी एक आपको पता चल गया कि एक बंदे का एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस वो अपने एंटी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकता। जैसे आपका CNIC, आपका सॉरी ईमेल एड्रेस किसी और बंदे की ईमेल बनाने में यूज नहीं हो सकता, इसलिए आपका फोन नंबर किसी और का फोन नंबर बनाने में यूज नहीं हो सकता। इसकी रीजन ये है कि आपको अपनी ईमेल एड्रेस पे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डिटेल्स रिसीव होती हैं, तो हर बंदे की यूनिक आईडी है, यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये चेक पास करने के बाद उसने अगला बता दिया कि ये CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर हमें वो यहाँ पे ये ना बताता कि CNIC रजिस्टर्ड नहीं है तो स्क्रीन कौन सी आती, तो वो आपको बताता हूँ कि आपके पास फिर ये वाली स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन आपको शेयर, तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं कि अगर आपका CNIC रजिस्टर्ड, या जैसे हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद अगली स्क्रीन आती है हमारे पास ये वाली, जिसमें वो हमें पूछ रहा है कि SMS कोड और ईमेल कोड मुझे बताओ क्या है। अब ये SMS कोड दोनों के आगे स्टैटिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आप ये एंटर किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जब आपने अपना ऊपर फोन नंबर दिया, ईमेल एड्रेस दिया, उसके ऊपर सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे SMS कोड लिखना है जो आपको SMS पे रिसीव होगा, ये आपका 6 डिजिट कोड होगा। इसी तरह ईमेल एड्रेस भी आपका 6 डिजिट कोड होगा, जो आपको दोनों कोड डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। दोनों जब रिसीव हो जाएंगे तो आप यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जब क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन में आपको ये मैसेज देगा आपकी स्क्रीन पे, लॉग इन टू IIS by entering your registration number which is your CNIC and password which has been sent on your cell number and email address। ये अभी आपको हमने बताया कि ईमेल इंडिविजुअल के लिए उसका CNIC ही उसका NTN है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड जो है उसने बताया कि आपके सेल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे हमने भेज दिया। जब आपको डिटेल रिसीव हो जाए तो अपना CNIC और NTN यूज करते हुए हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन, वो भी हम लॉगिन करके दिखाते हैं। ये आपका CNIC और ये जो पासवर्ड है ये आपको उसने बोला कि आपकी ईमेल एड्रेस पे और आपके फोन नंबर पे आपको रिसीव होगा।
वो करने एंटर करने के बाद आपने करना है लॉगिन। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई। स्क्रीन ओपन हो गई से मतलब है कि आपने रजिस्टर कर लिया है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, या हमने होता है एनटीएन सर्टिफिकेट होता है, कई लोग अपने बिजनेस प्रेमिसेस में डिस्प्ले करते हैं, उसको फ्रेम करके लगाते हैं या अपने पास वैसे ही रख लेते हैं। उनके रिकमेंडेड यही है कि अपने बिजनेस प्रेमिसेस में आप एनटीएन अपना डिस्प्ले करके रखें कि आप एफबीआई के पास रजिस्टर्ड है। तो आप लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर नजर आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। एक पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर आपकी डिटेल्स आ रही होगी। ये देखिए, ये आपका टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया कि बेसिकली यहाँ पे आपकी डिटेल बता रहा है कि सीएनआईसी आपका ये है, आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बंदे की जो भी, अब आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी उस दिन की डेट। ये बंदा तो काफी पुराना रजिस्टर्ड है। इंडिविजुअल कैटेगरी, आपका नाम, एड्रेस, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो सारी चीजें आ रही हैं। और आपको एनटीएन का सर्टिफिकेट मिल गया। इसको अपने पीडीएफ सेव कर लें, प्रिंट निकाल लें, आपके पास अपनी ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगली डिटेल आती है कि आपने ये करने के बाद अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, अपना अपने डिफरेंट जो क्या कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी है, उसने कहा था कि आपको वो बतानी है कि आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है। ये सब चीजें उसने हमसे नहीं पूछी, तो वो हम कहाँ जाके एंटर करेंगे? वो एंटर करने के लिए आपको जाना है माई प्रोफाइल पे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी, पर्सनल डिटेल्स आप ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर चुके हैं, इसको एडिट करने की ऑप्शन नहीं है। लेकिन कोई भी एडिट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना सेल फोन नंबर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इनकम सोर्स यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अब यूजर प्रोफाइल जो आ रही है आपकी यहाँ पे, इसको आप एडिट करने की ऑप्शन आपके पास अभी यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि इस बंदे ने सबमिट कर दिया हुआ है। अब सिर्फ आप अभी डिस्प्ले कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल होंगी। तो फर्स्ट टाइम करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें एडिटेबल फॉर्मेट में नजर आ रही होंगी। अब आप यहाँ पे कुछ चीज अपनी एडलेस करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे इनकम सोर्स है, इस पे आप पे जाने प्लस का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सैलरी है, प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको ओरिएंटेशन के सेशन में बताया था कि हमारे जो हेड्स ऑफ इनकम है वो कौन कौन से हैं, कि सैलरी है, प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है। यहाँ पे 9 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं कि आप सिर्फ क्योंकि कुछ फायदे हैं, जो गाड़ी परचेज करनी है, ये हो सकता है कि एक बंदे ने अपने बेटे के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे गाड़ी या घर परचेज करना है, तो जिसके नाम पे हो रही होती है ओनरशिप ट्रांसफर, उसको एडवांस तक जमा करवाना पड़ता है गाड़ी परचेज करने पे, घर परचेज करने पे। तो अगर वो नॉन फाइलर होगा तो ज्यादा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम नहीं है, अगर आप एक सिंपल हाउस वाइफ का एंटीन बना रहे हैं, या कोई अपने माइनर चाइल्ड का एंटीन बना रहे हैं जिसकी सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो आप नो सोर्स ऑफ इनकम पे क्लिक करें। कि फ्यूचर में जाके किसी भी वक्त आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इनकम बता दिया तो ये चेंज नहीं हो सकता। जिस वक्त आप एंटीन बना रहे हैं उस वक्त की डिटेल आप बता रहे हैं, बाद में जाके चेंज आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे ने बिजनेस सेलेक्ट किया, आप इसको चेंज करके सैलरी भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसको वापस वही कर देंगे जिसने पहले किया हुआ है। इसको ओके क्लिक करेंगे, बिजनेस पे जाएंगे। अब यहाँ पे इस बंदे ने अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है नेशनल क्लियरिंग सर्विसेज, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल सामने उठ के आ गई है। अब यहाँ पे हमें वो नया बिजनेस ऐड करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, उसके लिए हमें एक और फॉर्म ओपन करने पड़ेगा, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले हमें पूरा फॉर्म विजिट करने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह करेंगे। क्योंकि अगर आप बिजनेस का नाम नया ऐड करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। मॉडिफिकेशन का फॉर्म सेपरेट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन का तरीका डिफरेंट होता है। एड्रेस में जाएंगे, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नया एड्रेस डालना चाहें, देखिए इसने कमर्शियल प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा ऐड की, एक से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऐड की, लेकिन उसने सिर्फ रेजिडेंस का बताया हुआ है कि ये मेरा रेजिडेंस या हेड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे टिक कर दी कि ये मेरा प्रिंसिपल एक एड्रेस है। तो प्रिंसिपल एड्रेस को भी हम जाकर चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको इसके बाद एक मॉडिफिकेशन का फॉर्म दिखाऊंगा, वहां जाके आप चेंज कर सकते हो। इसको नया एड्रेस सेट करना हो, प्लस का साइन प्रेस करना है, बताना है कि आप लोकल एड्रेस डाल रहे हो या फॉरेन फॉरेन एड्रेस डाल रहे हो, वो सेलेक्ट करना है, टाइप पे सेलेक्ट करना है, वही सारी चीजें जो भी हमने देखी है। फॉर्म सेलेक्ट करनी है, यूनिट नंबर डालना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, जिप कोड बताना है, ये ऑप्शनल है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। कैपेसिटी बतानी है और शेयर बता देना है। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा, इस तरह नजर आ जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने इस
एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप इसके अंदर चेंजेस जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसको सेव करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी कनेक्शन। अब यूटिलिटी कनेक्शन के अंदर भी आप देखें कोई प्लस का साइन नजर नहीं आ रहा, ये ओरिजिनली जो आपने पहली दफा फॉर्म किया था वही रहेगा। इसको मॉडिफाई करने के लिए भी मैं आपको मॉडिफिकेशन का फॉर्म दिखाऊंगा कि आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह नया कनेक्शन ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स, अब यहाँ पे एक आइकन नजर आ रहा है जो हमें बता रहा है कि आप नया अकाउंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, किसी अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में कोई चेंज लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो, लेकिन आप अपना प्राइमरी अकाउंट चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन का फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर जाकर चेंज होगा। ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आप सिर्फ जो करंट एग्जिस्टिंग है उसको डिलीट कर सकते हो, या उसमें एडिट करके कुछ चेंजेस लेके आ सकते हो, अकाउंट नंबर में, अकाउंट टाइप में, कुछ भी आप करना चाहो, या आप प्राइमरी अकाउंट को नया के ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे अकाउंट टाइप, बॉन्ड सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिटेल है वो एंटर करेंगे, फॉर्म सेट करेंगे, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपका स्पेशल सेविंग अकाउंट है, जो भी आपकी टाइप है, आपके जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है या आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है कि आपकी अकाउंट टाइप क्या है, आप अपनी चीजों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके सिर्फ आपने अपने बैंक का नाम ही डालना है, एग्जैक्ट ब्रांच बतानी होती है किस ब्रांच में आपका अकाउंट है। यहाँ जैसे मैं सर्च करता हूँ सांबा बैंक, मैंने सर्च कर लिया, ये यहाँ पे वो नहीं आ रहा, तो हम क्या सर्च कर लेते हैं, अभी लिस्ट को लोड नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग को डिटेल एंटर नहीं है। यहाँ ये सिलेक्ट किया अकाउंट, फ्रॉम सिलेक्ट किया करंट अकाउंट, डिटेल में गए, यहाँ सर्च किया हमने अल्फला, तो आपके पास ये देखिए नीचे लिस्ट आ गई बैंक अल्फला की। ये पूरे पाकिस्तान की लिस्ट है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेज हैं। तो आपको करने का तरीका क्या है कि अल्फला लिख के आप आगे लिख दें लाहौर, तो सिर्फ लाहौर की ब्रांचेज आ जाएंगी। आगे आप अगर और छोटा करना चाह रहे हैं तो आप लिख दें जोहर टाउन, जोहर टाउन लाहौर किया, तो उसके बाद उसको और वो यहाँ से हम उसको हटा देते हैं। ये हम करेंगे, यहाँ पे नहीं आ रहा, उसके लिए जोहर टाउन के अंदर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसको टाउन लिख के सर्च करते हैं, तो ये हमें जितने भी टाउन हैं लाहौर में उनके बारे में बता रहा है। आप यहाँ पे बार टाउन है, आपका बैरिया टाउन आ गया, उसके बाद जो भी ऑप्शन आ रही है टाउन लिख के आगे लाहौर लिख देंगे तो वो लाहौर में उसको शॉर्टलिस्ट कर देगा। अब ये जो टाउन देखिए क्या आ रहा है, जे ए यू स्पेलिंग की वजह से उसने उठाया नहीं, तो ये हम ये सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ ऐड आ जाएगी। आपने अपना अकाउंट नंबर IBFT डालना ऑप्शनल है, IBN ना डालना जरूरी है। ये देखिए स्टैटिक का निशान बना हुआ है, या आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है, या आप अपनी ब्रांच में जाके भी पूछ सकते हैं मेरा IBN क्या है, अपनी ऑनलाइन आपकी जो एप्लीकेशन पोर्टल है बैंकिंग सर्विसेज का, वहां भी जाके अकाउंट डिटेल्स में आपका IBN आ रहा होता है। करेंसी सेलेक्ट करेंगे, आपके अकाउंट की करेंसी क्या है, इन सब के अलावा कोई और है तो अदर कर देंगे, हम PTR कर रहे हैं तो पैसे बता देंगे। आप एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे यूजली अकाउंट में ऑनर ही होता है, बेनिफ फ्रेंचाइजी या इस तरह कोई नहीं होता, बेनामी या लेजी टेनेंट एग्रीमेंट, क्योंकि अकाउंट है इसके अंदर बंदा किराए पे अकाउंट तो नहीं लेता, इसमें ऑनर ही आता है हमेशा। पैसे आप यहाँ बता देंगे, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 50 आ जाएगा, अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो 100 आ जाएगा। ये करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जिस तरह इस फॉर्मेट में आ रहा है आपको डिटेल ऐड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि आप किसी बंदे को ऑथोराइज कर रहे हो कि आपके बिहाफ पे वो रिटर्न फाइल करे, आपके बिहाफ पे लीगल केसेस जाके फाइल प्रेजेंट करे, और आपकी जो भी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एन एंटी एंड होल्डर इन पाकिस्तान वो फुलफिल करे। तो इसको चेंज करने के लिए ये बटन प्रेस करेंगे, नया ऐड करना चाह रहे हैं प्लस को साइन क्लिक करेंगे, जिस बंदे को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो उसका नाम सर्च कर लें या उसका CNIC सर्च कर लें। अब यहाँ पे मैं जैसे CNIC डाल देता हूँ, ये CNIC आ गया। सर्च पे क्लिक करने के बाद वो उसको अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि ये CNIC मेरे रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर हमने CNIC गलत डाला होगा तो वो एरर दे देगा, अदरवाइज जो भी रिकॉर्ड उससे अगेंस्ट के पास होगा वो हमें लाके बता देगा कि ये CNIC अगेंस्ट ये वाला रिकॉर्ड अवेलेबल है। टाइम लग रहा है थोड़ा, इंटरनेट का मसला आ रहा है।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐड करेंगे, CNIC एंटर करेंगे। अभी भी मसला कर रहा है, एरर दे रहा है बिल्कुल। लेकिन ये अगर आप CNIC या NT दो भी सर्च करें तो आपके पास नीचे वो ऑप्शन दे देता है कि ये बंदे की डिटेल हमारे पास सारी, इसको सेलेक्ट करेंगे तो जिस तरह यहाँ पे इसका CNIC एक यहाँ पे शो हो रहा है, उसका अगर उसका नाम आ रहा है तो वो आपकी इसी तरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी शायद कोई एरर आ रहा है, एफबीआर का सिस्टम स्लो हुआ है तो वो नहीं फैच कर रहा। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव में अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका सिर्फ लीगली आपको प्रेजेंट कर सकता है एफबीआर के सामने। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर साइन कर सकता है आपके बिहाफ पे। आपके जो कोई रिटर्न फाइलिंग है या कोई नोटिस वगैरह लिखना है तो वो जाके उसको अपने फॉर करके साइन कर सकता है कि मैं इसका अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो उसने बंदे ने दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है, एक ही बंदे को दोनों कैटेगरी में रखा हुआ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उन्हें ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शन है। एम्प्लॉयर आपने ऐड करना है, इसी तरह साइन है कि प्लस का साइन क्लिक करें। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है, अगर आपने अपनी सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, फर्स्ट सिलेक्ट सैलरी एज इनकम सोर्स इन इनकम सोर्सेस टैब। आपने क्या सिलेक्ट की हुई है? बिजनेस। जाके हम सैलरी सिलेक्ट करते हैं, ओके पे प्रेस करेंगे, यहाँ सैलरी आ गई। अब हम जाएंगे एम्प्लॉयर में, प्लस का साइन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें वो एरर नहीं दिया उसने, हम यहाँ जाके सर्च कर लेते हैं NTN या CNIC में फेच नहीं करा तो हम नाम लिख के सर्च करते हैं कि नाम लिख के शायद उसको फेच कर ले। एम्प्लॉयर में जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद लिखेंगे आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है? कोई किसी को इश्यू तो नहीं है अभी तक जो मैंने सारा बताया? अगर कोई चीज नहीं समझ आता कि लोड हो नो रहा सर। है नो सर, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, ये प्रोसेस कर चुके हैं, अभी रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन है, यही तरीके कार है। सही सही है। अभी कोई इशू कर रहा है शायद, वो CNIC ये नाम लेके सर्च नहीं कर रहा। बहरहाल आप इसको ट्राई कीजिएगा तो ये इसी तरह सर्च करता है और नीचे जो भी डिटेल आती है उस पर आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अभी मैं जाके उसकी जो डिटेल्स थी उसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि हमने किसी और की डिटेल के ऊपर जाके चेंजेस किए हैं जो कि ठीक नहीं है। ओके कर देंगे तो वापस हो जाएगा, ठीक है। अटैचमेंट में जाके आपने क्या देना है उसको, एविडेंस विद 181 फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन या इनकम टैक्स। अगर आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन की, जैसे हमने कोई डिटेल नहीं ऐड कर दी, अपना कोई बिजनेस एड्रेस चेंज कर दी, बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दी, तो इसके लिए जी बताया आपका क्या क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में आपका मैसेज आया अमाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और उसका एनटीएन सर क्लोज करवाना हो, तो सर उसके लिए भी हमें एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ेगा या वो ऑनलाइन हो जाएगा? बिजनेस इंडिविजुअल है। बिजनेस इंडिविजुअल है, उसका ऑनलाइन करने का तरीका कोई नहीं है कि अगर आप एनटी को डी रजिस्टर करवाना चाह रहे हो उसके लिए आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपने लिखा होगा, यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये लिखे होते हैं ना यहाँ पे, तो यस ये सर। आपके बिहाफ पे जाके एक कमिश्नर को लेटर लिख सकते हैं कि मैं इस बंदे का, आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा आपके एप्लीकेशन के साथ और जाके अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो डी रजिस्टर का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये एनटीएन जो है वो डिसकंटिन्यू कर देगा, डी रजिस्टर कर दिया गया। ऑनलाइन नहीं हो सकता ये, आपका कोई लेटर लिखा जाएगा आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। जी तनवीर, ठीक है सर, जी थैंक यू। तनवीर आपका क्वेश्चन। हेलो जी सर। जी जी बताएं। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो
अगर कोई इंडिविजुअल बैंक अकाउंट मोर देन 1 2 मतलब है 3 4 बैंक अकाउंट उसके होते हैं, तो क्या ये कंपलसरी है कि हम सारे बैंक अकाउंट की डिटेल दें? अगर कोई मिस हो जाता है तो कोई इशू तो नहीं होता इसमें? कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जैसे आपने यहाँ पे अगर सिलेक्ट किया ना इनकम सोर्स अपना बिजनेस का, तो जी आपको जी। ये चाहिए कि आपकी मेजर ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट के अंदर हो रही है ना, आपको एटलीस्ट वो लाजमी डिक्लेयर करें। ठीक है, या अगर आपने सेलेक्ट किया है सैलरी, तो जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है ना, एटलीस्ट वो लाजमी उसको डिक्लेयर करें। या अगर आपने सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टी इनकम है, तो जिस अकाउंट में आपकी रेंट के पैसे आ रहे हैं वो लाजमी डिक्लेयर करें। उसके अलावा कोई ना भी करें तो मसला नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, जी जी बताएं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसकी कोई लिमिटेशन डिक्लेयर की होगी? अगर आप मिनिमम मंथली आप 1 लाख या 2 लाख का आप साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो वो अकाउंट शो करना लाजमी है? नहीं नहीं, एफबीआर के सिस्टम में तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। वो बैंकिंग की, स्टेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हो उनको नोटिफाई करना हो ब्रांच को, स्टेट बैंक को, तो वो अलग बात है। एफबीआर में जो आपने अपनी मर्जी से कोई अकाउंट डालना है, हाँ, लेकिन एफबीआर डिफरेंट बैंक्स को नोटिस लिख के कस्टमर का डाटा उनसे लेता रहता है कि ये एनटीएन, ये सीएनआईसी अगेंस्ट हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स है, कितना बैंक अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या डिटेल्स। तो वहां से कोई क्रॉस वेरीफाई करके आपके पास आ जाए, आपने नहीं डिक्लेयर किया हुआ लेकिन उसमें आपकी मेजर ट्रांजेक्शन शो हो रही है, आपकी कोई काफी क्राइम्स आ रहे हैं जो कि पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो आपको फिर नोटिस कर सकता है कि ये डिटेल हमें बैंक से ली है, आपने ये अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो शो कॉज इशू किया जा रहा है, आप हमें डिटेल्स दें कि आपकी इस जो क्रेडिट्स आ रहे हैं उसको हम आपके इनकम का पार्ट क्यों ना बनाए। तो वहां मसला आएगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं। फॉर एग्जांपल एक सैलरी क्लास पर्सन है, उसकी मतलब कि वो उसकी टोटल एनुअली इनकम जो है वो 10 लाख से नीचे बनती है, लेकिन एक उसका अकाउंट है जो हिडन है, जो उसने मेंशन नहीं किया, उसके ऊपर 50 लाख की ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियसली उसको नोटिस जाएगा ना? इस ऑब्वियसली मामले जाएगा, में जाएगा। कि आप देखिए ये एज पर लॉ आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप अकाउंट डिक्लेयर करें, लेकिन एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है कि आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया। मैं अभी आपको ये बात बोली कि रिकमेंडेड ये है कि मेजर ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट में आ रही हैं वो लाजमी डिक्लेयर करें। उसके अलावा छोटे मोटे अकाउंट खुले होते हैं सेविंग पर्पज के लिए, या वैसे ही बंदे ने छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करने के लिए खोले होते हैं, इसमें इतना बैलेंस नहीं होता, तो वो ना भी डिक्लेयर करें इतना मसला नहीं है, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ इनकम जिस अकाउंट में आ रही है वो लाजमी डिक्लेयर करें। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन? अच्छा, अटैचमेंट की टाइप पे थे। अटैचमेंट में आपको बता रहा था कि आपने यहाँ पे अगर कोई चीज मॉडिफाई की है तो उसका आपने एक मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। वो किस तरह देना है आपने, वो भी मैं आपको मॉडिफिकेशन का फॉर्म ओपन करके बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जी तनवीर, आपने क्वेश्चन किया था, मेरा ख्याल है मैंने जवाब दे दिया था। आप जी जी क्वेश्चन है कोई बताएं? जी 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 जी, मुझे सर जी एक और चीज पूछनी थी। ये जी पूछना बताएं। है सर जी, जो जो आपने स्टार्ट में थ्योरेटिकल पोर्शन दिखाया था, वो वैसे तो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो जी जी रिक्वायरमेंट्स चाहिए जी होती है जी। इंडिविजुअल। बट क्या ये कोई ऐसी फॉर्म में मिलेगा, हमें हाँ हाँ अवेलेबल होगा बिल्कुल, नोट्स आपका वगैरह? जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ये व्हाट्सएप के ऊपर डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। उसके अलावा आपको जी ये जो रिकॉर्ड आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसकी रिकॉर्डेड का, इस तरह ओरिएंटेशन का लिंक शेयर किया था, इस तरह इस लेक्चर का भी लिंक अपलोड करके मैं आज ही ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू। वेलकम। ये लास्ट थैंक यू स्टेप सर, पे, थैंक यू। जी वेलकम। लास्ट स्टेप पे थे कि सबसे पहले अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है तो उस मॉडिफिकेशन का फॉर्म डालना है, तो वो मॉडिफिकेशन का फॉर्म मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। अगला है कि अगर आपने टेनेंसी या सिलेक्ट किया या ऑनरशिप सिलेक्ट किया तो आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है। टेनेंसी का आपका रेंट एग्रीमेंट आ जाएगा, और ऑनरशिप का आपके पास ट्रांसफर लेटर है, या आपके पास कोई एग्रीमेंट टू सेल है, या अभी प्रॉपर्टी कोई फाइल है जो आपके नाम पे ओनरशिप दिखा रही है, तो वो देना होता है। और लास्ट में आपने देना होता है कि पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस नॉट ऑल्डर देन 3 मंथ्स। अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट किया अपने सोर्स ऑफ इनकम को, तो आपने अपने बिजनेस प्रीमिसेस की यूटिलिटी बिल्स देने हैं नॉट ऑल्डर देन 3 मंथ्स, जो कि पेड हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर जो है वो मतलब अनपेड आ रहा हो या लिखा हुआ आ रहा हो क्योंकि लास्ट लेटेस्ट बिल पे पिछले सारे बिल्स की हिस्ट्री आ रही होती है जो पिछले 12 महीनों के होते हैं। तो किसी भी जो पिछले 3 महीनों का बिल है वो पे होना चाहिए, लोड कोई भी आप वहां पे शो करें तो वो अनपेड नहीं हो रहा नजर आना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, आप अगर, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि यहाँ पे बिजनेस एड्रेस चेंज करने की ऑप्शन नहीं आ रही, उसके अलावा एक आपके पास और चीज थी जो कि अपना प्राइमरी अकाउंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपने कहाँ जाना है?
रजिस्ट्रेशन टैब पे जाना है, ये आपको नजर आ रहा है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। पीरियड अपना सेलेक्ट करेंगे कि आपका टैक्स ये जिस पीरियड में बैठ के आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो क्या है। आपका टैक्स 2022 चल रहा है अभी, इस पे सिलेक्ट करेंगे। आगे आपका ये फॉर्म, अब आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन सारी वो, ये सिर्फ लेआउट का फर्क है। वहां पे भी हमें ऑप्शन दे रहा था फोन नंबर चेंज करने की, ईमेल एड्रेस चेंज करने की, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है हमें। प्रॉपर्टी के अंदर अब आप यहाँ देखें, हमें वहां पे ऑप्शन नहीं थी कि हम किसी चीज को टिक कर सकें या चेंज कर सकें। अब यहाँ पे किसी एक प्रॉपर्टी को हम सेलेक्ट करेंगे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस एड्रेस के ऊपर हमें वो कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस अगर इशू करना चाहेगा तो वो लिख सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप अपना चेंज करना चाहें या कोई नया ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दूसरा जो यूजर प्रोफाइल थी वहां पे ऑप्शन नहीं आ रही थी। तो नया ऐड करना चाहिए, प्लस का साइन प्रेस करें, आगे सारा वही प्रोसीजर है, लोकल है, फॉरेन है, सारी डिटेल्स भी हम देख के आए। बिजनेस के अंदर जाके आपको मैंने बताया था कि नया बिजनेस ऐड करने की ऑप्शन वहां पे नहीं थी। इसमें मॉडिफिकेशन में आके आप बिजनेस टैब पे जाएंगे, आपको सबसे ऊपर ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले डालेंगे बिजनेस नेम, मैंने डाल दिया एबीसी, मेरा बिजनेस का नाम है। अगला मैंने डाल दिया एक्विजिशन डेट, का मतलब है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कब किया। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने कोई आज से कोई 5-6 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन हमें अब याद आया कि हम रजिस्टर हो जाए तो हमारा फायदा है। अब आगे सेलेक्ट करेंगे कि आप वहाँ पे फ्रेंचाइजी हैं, टेनेंट हैं, लेसी हैं, क्या है, मैं ऑनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद आपने आगे बताना कि आपकी एक्टिविटी क्या है। आपको याद करवा दूं कि अभी हमें नोट्स में देखा है, आपने वहाँ पे उसको बताना होता है बिजनेस का नाम, बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में जाके आप क्लिक करेंगे, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, आपने उसको प्रिंसिपल एक्टिविटी सबसे पहले बतानी होती है। उसके बाद आप बताएंगे कि मैं सेल्स टैक्स या एफईडी में रजिस्टर्ड इसको करना चाह रहा हूँ या नहीं। तो हम, बेहतर ये होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सेल्स टैक्स के ऊपर रजिस्टर होना लाजमी तो नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है। कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी होते हैं, लेकिन उनकी फिर विद होल्डिंग ज्यादा होती है, उनपे 17% प्लस 3% फर्दर टैक्स लग जाता है। तो बेहतर है कि आप उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे टिक करने के बाद सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगी। सिर्फ आपने उसको ऑप्ट कर लिया, बता दिया कि मैं इसको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर करूंगा या मैं सेल्स टैक्स की इनवॉइस इशू करूंगा इस बिजनेस इनकम को जनरेट करने के लिए। आगे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। आप भी फर्ज यहाँ लिख देते हैं कि मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दूंगा, कोई प्रोफेशनल लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे आ गया। प्रोफेशनल टेक्निकल लीगल सर्विसेज हैं, साइंटिफिक है, उसके अलावा आपकी जो भी रेलिवेंट आ रही है, सबसे नियरेस्ट आ रही हो, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच के, सबसे नियरेस्ट जो आ रही हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगली चीजें उसने ऑटोमेटिकली खुद ही फिल कर ली है, ठीक है, ये आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आपको ऑप्शन नहीं दिया एंटर करने की। स्टार्ट डेट आप बता देंगे आपने बिजनेस स्टार्ट कब किया था। ये आप बिजनेस स्टार्ट करना और एक्टिविटी स्टार्ट करना दो डिफरेंट चीजें हैं। कि बिजनेस हो सकता है कि आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया हो, लेकिन आपने बिजनेस की नई लाइन ऑफ एक्टिविटी चूज कर ली हो जिसको आप प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी डेट सेपरेटली उसको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि वो वही डेट हो जिसमें आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इस पे करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप नीचे देखें, आपके पास नाम आ गया, डेट आ गई, रिलेशन कैपेसिटी आ गई, नीचे एड्रेस डिटेल्स आ गई। कोई नई एक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं तो इस पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये कर देंगे, देखिए प्रिंसिपल एक्टिविटी मैंने दोबारा सेलेक्ट कर दिया, उसने ऑलरेडी पहले प्रिंसिपल इसको सेलेक्ट कर दिया। अब दोबारा करके देखते हैं दोबारा हमारे साथ वो क्या करेगा। इस पे सेलेक्ट किया हमने, हमने ये सेलेक्ट कर दिया, स्टार्ट डेट में सेलेक्ट कर दी कि हमने अभी रिसर्च स्टार्ट की, ओके करेंगे तो उसने दोनों एक्टिविटीज को प्रिंसिपल डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस की सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एक्टिविटी हो, आप एक से ज्यादा टेस्ट लेने वाला हूँ आधे घंटे बाद ठीक है। दोनों आपकी एक से ज्यादा प्रिंसिपल एक्टिविटीज हो सकती है। हाँ? डिलीट करना चाहें तो ये प्रोवाइड ऑप्शन है, सर्विस डिलीट करना चाहें तो ये ऑप्शन है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको ओके पे प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखें उसने ए बी सी ये बता दिया, आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपकी बिजनेस की एक्टिविटी उसने नीचे शो कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उसको बताना है कि बिजनेस प्रॉपर्टी आपकी क्या है। उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे और आपने अपनी प्रॉपर्टी को लिंक करना है कि आप इस बिजनेस के साथ अपनी जो प्रॉपर्टीज आपने उसको बताई है पिछली टैब में, कौन सी प्रॉपर्टी को इस बिजनेस के साथ लिंक करना चाह रहे हैं। इस पे आप जो भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे उस पर आपने टिक का साइन प्रेस करना है, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, नीचे देखें आपकी एक्टिविटी भी आ गई, आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल भी आ गई। इसको चेंज करना चाहिए, डिलीट का बटन है, डिलीट कर दिया। कोई और चेंज, कोई और ऐड करना चाह रहे हैं, दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे
पूरा प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे लोड होगी। ठीक है, ये करने के बाद अगला है लिंक। लिंक का मतलब क्या है कि वही है कि एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, या फिर आप अब यहाँ हम सेलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ शायद वो हमारा सर्च कर ले। ऑडिटर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं नाम। देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ये आने के बाद सेलेक्ट करेंगे, डेट डाल देंगे कब से आपका ये ऑडिटर है। हम कह देंगे यार ये कोई 2-3 साल हो गए ऑडिट किए, स्टार्ट किए हुए, तो हम ये डेट डाल देते हैं, ओके करेंगे, ये नीचे आ गया, नाम आ गया और फिर डिटेल आ गई। चेंज करना चाहें, डिलीट करना चाहें, ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगला है अटैचमेंट। अब यहाँ पे हमने ये अटैच करने के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो फिल किया है उसको हमने क्या करना है, पहले करना है यहाँ से प्रिंट करेंगे। डिटेल सारी सबमिट एंटर करने के बाद आपने इस टैब पे आना है। अदरवाइज अगर डिटेल भी पूरी एंटर नहीं की तो अभी इस टैब पे नहीं आना। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो प्रिंट निकाला है इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म का, उसको बताना है कि मेरा ये मॉडिफिकेशन फॉर्म है जो ड्राफ्ट में है, जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, उसको अटैच कर रहा हूँ साथ। इसको करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, ये रिसेंट फाइल आ रही है रजिस्ट्रेशन की, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। ये अपलोड हो गई, ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपके पास आ गई। डिलीट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये आपके पास डिलीट होगा। इसी तरह ही टेनेंसी एग्रीमेंट अटैच करना है, अटैचमेंट पे क्लिक करें, इसके बंदे ने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है। बिल, यूटिलिटी बिल अटैच करना है, या आपने ऑप्शन आ रही है आपके पास अटैच करने की, इस बंदे ने जैसे किया हुआ है। अगली ऑप्शन है बैंक अकाउंट की। वहां हमने देखा था कि आप अपना प्राइमरी एक बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि टिक का ऑप्शन इनेबल नहीं था। यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लो। प्राइमरी अकाउंट से आपका एक ही हो सकता है। बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी अकाउंट आपका एक ही होगा जिसके अंदर मेजर ट्रांजेक्शन आ रही होंगी, या आपका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो उस अकाउंट में डिक्लेयर होना चाहिए। कोई नया ऐड करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे इस पे, जो वही तरीका अभी हमने जो सारा डिस्कस किया। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपने प्रिंट करना है और अटैचमेंट में जाके फॉर्म अटैच कर देना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म एफबीआर के पास चला जाएगा कि आपने मॉडिफिकेशन के लिए फाइल किया है, और आउटबॉक्स में चला जाएगा कि आपने इसको फाइल किया है। अब ये अभी हमारा ड्राफ्ट में आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि अभी हमने सबमिट नहीं किया। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट चला जाएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जिस बंदे की हुई है, इस बंदे ने ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन फॉर्म फिल किया हुआ। अगर हम इसको करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे, प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। इसको करने के बाद यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स बता रहा है कि आपका CNIC क्या है, जो भी डिटेल आप वहाँ एंटर की है वो सारी आपको पीडीएफ फॉर्म में रिसीव हो गई। ठीक है जी, ये टोटल हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने एंटिन बनाना सीखा, थ्योरेटिकल डिस्कशन सीखी, और उसके बाद हमने देखा कि अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो क्या तरीका है। जी अमाद, आपका क्या क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से हटकर है, बताएं। करूं सर? जी जी बताएं। सर एक AOP है, फर्म है, वो अपना एम्प्लॉय जो है ना अपॉइंट करना चाह रही है, मतलब 1-2 एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट करना चाह रही है। उससे आज से पहले उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, मतलब पार्टनरशिप पे ही चल रहा था। अब वो चाह रहे हैं कि अपने जो है ना 2 एम्प्लॉय अपॉइंट करने, तो सर वो भी ऑनलाइन नहीं हो सकते? उसके लिए भी टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा एम्प्लॉयज को या वो ऑनलाइन अपॉइंट हो करने के सकती है? लिए? जी, एम्प्लॉयज को मतलब वो अपॉइंट चाह करने रहे हैं कि सर वो AOP के अंदर उसको डाल दें और बाद में जो है ना उसकी सैलरी टैक्स जो है ना उसके अंदर डालते रहें, या FBR के अंदर इस तरह का ऑप्शन है? नहीं, देखिए अगर आपका बीइंग एन AOP एंटीन बना हुआ है ना, तो आपको हर एम्प्लॉय को हायर करने के बाद जरूरी नहीं कि आप हर, क्योंकि एफबीआर से डाटा मांगता ही नहीं है कि आप पे कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं। एफबीआर तो ये डाटा नहीं मांगता, हमें भी देखा है कहीं सर उसने। जब वो जब वो विदहोल्डिंग जमा कराएंगे, सैलरी के ऊपर टैक्स विदहोल्ड हाँ करके हाँ, जमा कराएंगे, सैलरी के ऊपर तो टैक्स FBR विथहोल्ड कर। पूछेगा नहीं कि ये आप? नहीं, तो वो जब पूछेगा, देखें आपने एफबीआर को जब रेवेन्यू जा रहा है तो एफबीआर कभी नहीं पूछेगा कि मुझे पैसे क्यों जमा करवा रहे हैं। एफबीआर तब पूछेगा जब आप उससे रिफंड क्लेम करने बैठ जाएंगे। देखिए आप अपने घर में अब्बा जी से पैसे मांगते हैं, आपको पूछते हैं क्यों चाहिए, क्या करना है। आप अगर उनको पैसे जाकर देंगे, कभी आपसे जी सर पूछेंगे पूछते क्यों हैं। दे रहे हो, वो क्या कहेंगे भाई क्या, चलो अच्छी बात तुमने कॉन्ट्रीब्यूशन की है, होगी, एक्स्ट्रा सवाल नहीं करेंगे आगे तुमसे। लेकिन जब तुम पैसे मांगने जाओगे तो सवाल करेंगे क्यों मांग रहे हो, क्या करना है।
इसी तरह एफबीआई से जब आप पैसे मांगने जाएंगे ना, रिफंड मांगने जाएंगे, तब सवाल करेगा। जब अपने हाथ से उसको पैसे दे रहे होंगे तब आपको वो थैंक यू बोलेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा वो। ठीक है सर। सर तो एज अ कोई अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट बना के एक रख लें अपने वो पास। बेहतर है आपके लिए वो बेहतर है कि आप अपनी एचआर डिपार्टमेंट या जो भी एक फॉर्मल तरीका है बनाएं, उसको डॉक्यूमेंट करें कि हमने ये एम्प्लॉय हायर किया, इस डेट पर हायर किया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें, सैलरी स्लिप्स बकायदा इसको इशू करें, इसके अंदर टैक्स कट रहा हो और वो टैक्स जमा हो रहा हो, सीपीआर जमा हो रहा हो, उसको जनरेट हो रहा हो, तो वो सारा फिर, क्योंकि सीपीआर जनरेट नहीं होगा तो आप रिटर्न अपनी फर्म की रिटर्न में नहीं दिखा सकते कि आप कितना टैक्स विथहोल्ड किया। इसी तरह वो इंडिविजुअल भी अपनी रिटर्न में नहीं दिखा सकेगा मेरा सैलरी के ऊपर टैक्स कट के आ गया, उल्टा उसको नुकसान हो जाएगा कि आप मेरा टैक्स ही नहीं कटा, तो उसको जमा करवाना पड़ जाएगा डबल डबल। ठीक है सर। Please like and comment on the video and share it with your friends. See you in the next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.